हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज एक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जो कूलाम के नियम वाले लेक्चर्स में बताया था कि जो कूलाम का नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। परंतु उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारा गाउस के नियम के द्वारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, उस गॉसियन सरफेस को मान करके गॉसियन सरफेस के बारे में बताया था। तो उसके कारण जो हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं वो किसी भी आवेशित चालक के लिए, आवेशित निकाय के लिए, चाहे वो फिर गोला हो, चाहे चादर हो, चाहे जहां के कारण। तो आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं इसके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। किसी वायर को एक समान आवेशित कर दिया है तो उसके कारण उसके पास के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर आपने गॉस का नियम, क्योंकि ये अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, तो आपने अगर गॉस का नियम और आपने अगर गॉस के नियम को नहीं देखा है तो आप उसको जाके गॉस का नियम कॉन्सेप्ट बाय अभी सर्च करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद का वीडियो का लेक्चर था हमारा गॉस के नियम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके बारे में भी आप बात करें। वहां पे गॉसियन सरफेस के बारे में बताया गया है जो हमें इसकी कल्पना करनी है। उसके बाद ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए बात करते हैं। एक सबसे पहले प्रश्न बात क्या कह रहा है, अनंत लंबाई का एक समान चालक तार है, यानी कि एक तार है, वायर है जो अनंत लंबाई का है। ऐसे पता नहीं, बहुत लंबा है, एक समान रूप से आवेशित, यानी कि मान के चले हम यहाँ पे पूरा में धनावेश एक समान रूप से पूरा का पूरा आवेशित है, ठीक है ना। तो इस पे एक समान रूप से आवेशित है। तो हमने एक बात बताई थी, एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसको हमने रेखीय आवेश घनत्व बताया था। हमने पढ़ाया भी था, तो हमने बताया था लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा के बारे में बात की थी। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो लेमडा रेखीय आवेश, इसका रेखीय आवेश घनत्व है, इसका जो आवेश घनत्व है उसका क्या है, लेमडा है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर, अगर हमें इस पॉइंट पी के बारे में ज्ञात, पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमने बात बताया था गॉसियन के सरफेस में, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे गॉस के नियम में, उसमें गॉसियस थ्योरम के नियम में चर्चा करते हुए हमने बताया था कि गॉसियन पृष्ठ होता है जो हमें उस बिंदु से निकालना होता है जहां पर हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी होती है। मान के चलो इस पी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहां पर हम एक कल्पना यहां से कर लेते हैं। यहां से एक इस काल्पनिक पृष्ठ को मान लेते हैं, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये जो काल्पनिक पृष्ठ माना, इसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में सुन चुके हैं। तो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस पॉइंट पर। तो अगर हम यहां के सरफेस के वेक्टर के बारे में बात करें, तो यहां पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इसके कारण धनावेश से बाहर की ओर होती है, इधर की ओर। यहां पर भी वेक्टर ई इधर की ओर, प्रत्येक बिंदुओं पर इधर की ओर, मतलब यहां पर इधर की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा धनावेश के कारण उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। और अगर यहाँ का छोटा सा अवयव डीएस, क्षेत्रफल अवयव डीएस ले ले, डीएस वेक्टर, उसकी भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगी। अच्छा, तो इसका हम वैद्युत फ्लक्स निकालने सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करोगे, उसका एक फार्मूला। यहां पर पहले ध्यान से देखिए हमारा कौन कौन से पृष्ठ हैं। तो एक तो ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, और एक ये है गोलीय पृष्ठ। तो ये जो समतल पृष्ठ है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इधर की ओर है, लेकिन इसका जो एरिया का छोटे से एरिया का वेक्टर है, डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर इस साइड पे है। तो हमने फाई ई इज इक्वल टू पढ़ा है, यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डीएस कॉस थीटा। ये पढ़ा है हम लोगों ने, फाई ई बराबर ई, क्लोज इंटीग्रल भी कह सकते हो, या तो यहां पे लगा करके ई डीएस कॉस थीटा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो हमारा फाई ई होगा वो टोटल, जो टोटल फाई ई है वो किसके बराबर है, तो फाई ई वक्र प्लस फाई ई समतल,
दोनों के बराबर। फाई ई वक्र और फाई समतल की बात करेंगे। तो यहां पर दोनों पे अगर हम चर्चा करें तो इस दोनों को अलग अलग निकाल के हम जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाई वक्र की बात करते हैं। यहाँ पे फाई ई अगर हम वक्र की बात करें तो यहां पर क्या लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा था वो ds और e के बीच का एंगल था। तो अगर वक्री पथ की बात करें तो e वेक्टर e की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है, और s की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। तो इनके बीच का एंगल कितना बनना है, एंगल कितना बनना है बीच का, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू डी 0 डिग्री वक्री पथ के लिए। अगर हम वक्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो यहां से अगर हम बात करें वक्र, यहां पर अगर हम यहां से बात करें ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ई कांस्टेंट है हमारा हर जगह पे, क्योंकि हमने बात किया था जहां पर ई सेम हो वहीं पे गॉसियन सरफेस माना जाता है। गॉसियन सरफेस में विद्युत क्षेत्र सेम होता है ई डी एस, और डी एस हमारा क्या है, हमारा पृष्ठ का एरिया है। तो इस जो बेलनाकार पृष्ठ है इसका जो एरिया होता है वक्री पृष्ठ का, तो इसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां पर हम फाई ई वक्र की अगर हम बात करें तो यहां पर बात आ जाएगी ई और ds वेक्टर। यहां पे अगर हम इसकी बात करें, चूंकि क्लोज इंटीग्रल ds, तो ये वक्र पृष्ठ का एरिया है 2 पाई r, और ये l लंबाई की अगर हम बात करें तो 2 पाई आर एल, 2 पाई एल। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें समतल पृष्ठ की, अगर हम समतल पृष्ठ पर बात करें तो चलो ठीक है, प्लेन पृष्ठ पे बात करते हैं। तो फाई ई अगर हम समतल पे बात करें तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो समतल पृष्ठ के लिए, समतल के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, समतल के लिए थीटा ध्यान से देखो 90 डिग्री हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। प्लेन के लिए ds और e के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है और cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो इसके लिए वक्र पृष्ठ हो जाएगा 0। तो यहां पर अगर हम फाई की बात करें तो टोटल फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का, वक्री पृष्ठ का हमारा है e इंटू 2 पाई आर एल प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। तो ये फाई का मान निकला। आपको गॉस के नियम से एक बात पता है, यहां से गॉस के नियम से अगर हम गॉस के नियम की बात करें तो फाई ई बराबर हमने क्या बताया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जरा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, फाई की वैल्यू यहाँ पे रखो। तो ये यहाँ पे रखना है फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू रखोगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। तो यहां से इसको पक्षांतर करोगे तो ई इज इक्वल टू निकल आएगा क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये निकल रहा है। अब यहां से अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें क्यू की वैल्यू पता नहीं, अनंत लंबाई की है, तो हम एकांक लंबाई की पे बात कर लेते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू पता लगाना हमारे लिए कठिन, लेकिन लैम्डा की वैल्यू पता लगाना आसान है। तो यहां से एक आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या, कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहां से क्यू बराबर क्या निकल के आएगा, लैम्डा एल, रख दो वैल्यू। तो यहां से ई इज इक्वल टू निकल के आएगा लैम्डा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। यानी कि किसी अनंत लंबाई के आवेशित, एक समान आवेशित तार से स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु था, इसकी रेडियस आर है। तो स्मॉल आर दूरी पर अगर कोई बिंदु है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। अब यहां से अगर एक और बात करें कि ई जो होता है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां पे एक वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, तो जरा लिख के देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। ये एन कैप आपकी डायरेक्शन है कहाँ की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो आप इसके वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके लिखने के तरीके पे बात करें तो हम कह सकते हैं एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका जो आपका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, जिस पर आवेशित किया, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। हमने बिंदु P से एक गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब यहां पर बिंदु P से गुजरता हुआ, अब गॉसियन पृष्ठ के हमारे दो पृष्ठ है, एक वक्रीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। तो यहां से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों पृष्ठों के योग के बराबर होगा। यहां पर हमने वक्रीय पृष्ठ का E ds cos थीटा, यहां से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मानना नहीं है, मतलब है यहाँ से E और ds वक्रीय पृष्ठ पे अगर बात करें तो E और ds की डायरेक्शन के बीच का एंगल 0 डिग्री है। हमने जैसे 0 डिग्री cos 0 का मान 1 होता है तो ये तो कैंसिल आउट, 1 हो गया। ds, तो ds क्या है, वक्र पृष्ठ, वक्र का पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई RL होता है, हमने वैल्यू रख दिया। अब हम समतल पृष्ठ की बात करेंगे, E ds cos थीटा। समतल पृष्ठ के लिए ds और E के बीच का एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो अगर E ds के बीच का एंगल 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से हमने फाई E का मान यहां पे रख दिया। वक्रीय पृष्ठ का ये है, समतल का ये है, 2 पाई RL हो गया, E इंटू 2 पाई RL। सॉरी, यहां पर E थोड़ा सा एडिट सुधार लेते हैं, E 2 पाई RL, बात छूट गई थी, E इंटू 2 पाई RL। अब हम गॉस के नियम से जानते हैं फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से फाई का मान तो हमने क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इसमें रख दिया, और ये जो E इंटू 2 पाई RL है उसकी वैल्यू ये हो गई। अब इसको सॉल्व करके E की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से इस लेक्चर को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।